चलो अब आते हैं सेक्शन 43 CA। ठीक है, मैं भी पढ़ा रहा था अलग बच्चे को। चलो सुनो, सेक्शन 43 CA क्या होता है कि बोलता है कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग to be taken as the full value of consideration in respect of transfer even if the same are held by the transferor as stock in trade। सर मैंने बोला जी सर कुछ समझ में नहीं आया हमको। मैंने बोला बच्चे आप कुछ समझ में आता है? नहीं सर हमें कुछ समझ में नहीं आता। चलो हम हैं ना मिलकर समझेंगे, ठीक है? मैं थोड़ा समझाऊंगा आप थोड़ा समझेंगे, ठीक है? हाँ सर, कैसी कैसी बातें करते हैं। लो सुनो, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, आप सब जानते हो रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में। हाँ सर, काम क्या है उनका? उनका काम है बिल्डिंग बनाना बेचना। ये सारे बिल्डिंग बनाए गए, सारे बिल्डिंग बनाया गया और बेचा गया। पता है जो रियल एस्टेट बिजनेस करते हैं तो उनके लिए ये सब क्या होता है बच्चे? स्टॉक होता है। इनके लिए ये बिल्डिंग नहीं होता है, उनके लिए एसेट नहीं होता है, ठीक है? उनके लिए क्या होता है बच्चे? स्टॉक होता है, ठीक है? हाँ सर, जब वो ये बिल्डिंग बनाकर बेचते हैं, सेल करते हैं, जब सेल करते हैं उनसे कुछ कंसिडरेशन लेते हैं। उनसे कुछ क्या करते हैं? कंसिडरेशन लेते हैं। हो सकता है ये कंसिडरेशन में थोड़ा गड़बड़ी हो, ठीक है? बहुत चोर लोग होते हैं, कुछ पैसा इधर कैश में ले लेंगे, कुछ पैसा बैंक से ले लेंगे और इनकम टैक्स को दिखाएंगे कितना, जितना बैंक को आया होगा। देखो हमारे पास प्रूफ है, हम इतना में सेल किए हैं, ठीक है? तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत चालाक है, आप जानते हो। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने? एक सेक्शन इंसर्ट किया जो है सेक्शन 43 CA, ठीक है? ऐसा, ठीक है? इस सेक्शन याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 43 CA मिलकर एक सेक्शन को बनाए हैं, ठीक है? इस तरह से याद रख लेना, ठीक है? 43 CA मिलकर इस सेक्शन को बनाए। इनकम टैक्स का साथ दिए कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट? 43 चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें मैं भी शामिल था, ठीक है? इस तरह से तो सेक्शन 43 CA बोलता है कि ये जो कंसिडरेशन आया ना, ये जो कंसिडरेशन आया इसमें गड़बड़ी हो सकता है, तो हम ये कंसिडरेशन को नहीं मानते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं? हम ये कंसिडरेशन को नहीं मानते। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है गवर्नमेंट ने जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लगाए होंगे हम उसे कंसिडर करेंगे। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलती है हम स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है कंसिडर करेंगे और ये वाला आपका जो कंसिडरेशन हम उसे नहीं कंसिडर करेंगे। लेकिन असेसी बोलता है भाई मैं इसको नहीं मानूंगा, मैं इसको मानूंगा क्योंकि मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन, मैं तो सेल इतना में किया हूँ। तो अब ये दोनों के बीच में ना टकरार पैदा होता है बच्चे, ठीक है? हाँ सर, ठीक है हुआ। तो सर टकरार जब पैदा होता है तो क्या होता है? सुनो आप सर, क्या होता है? ये होता है कि इसके ऊपर एक रूल्स आया, इसके लिए रूल्स आए। वो रूल्स क्या है बच्चे? सुनो, अब है क्या बताता हूं। इसका रूल्स अभी हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होता है एक्चुअली, ठीक है? एक होता है कंसिडरेशन, एक होता है कंसिडरेशन, ठीक है? चलो ठीक है, ऐसा बात सब। तो मैं पहले क्या करता हूं ना बच्चे, मैं ठीक रहेगा मैं पहले जो ये जो प्रोविजंस लिखा गया मैं पढ़ा देता हूं आपको, इसको पढ़कर फिर आपको मैं समझा देता हूं, ठीक है? चलेगा? अब सुनो, हम ये जो रूल है ना इसके बारे में रूल हम पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है? चलो अब देखो क्या बोलता है सेक्शन 43 CA क्या बोलता है? हैज बीन इंसर्ट किया गया। अब यहां से पढ़ो, वेयर द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ एन एसेट, वेयर द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ एन एसेट being land or building or both is less than the stamp duty value, the value so adopted or assessed or assessable, that is stamp duty value, shall be deemed to be the value
द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो अब यही बताया गया यहाँ पर जो एक्चुअल कंसिडरेशन है और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कंसिडरेशन अगर कम है तो क्या माना जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को क्या माना जाएगा बच्चे, कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है, ये रियल एस्टेट बिजनेस का इनकम कैलकुलेट करने के लिए तो क्या माना जाएगा, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को फुल कंसिडरेशन माना जाएगा। कब बच्चे, जब कंसिडरेशन जो है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है। ये मान लीजिए ये 100 है और ये 104 है, ये 100 लाख है, ये 104 लाख है, 104 लाख है, ये 100 लाख है। तो अगर देखो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है, तो क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा। लेकिन फिर इसके ऊपर कुछ प्रोविजंस है, मैं आपको सब समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, इसको भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो, मैं बता, अभी के लिए यहाँ तक था। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाउएवर if the stamp duty value does not exceed 105% of the consideration received or accruing, then such consideration shall be deemed to be full value of consideration for the purpose of computing profit and gains from business, profit and gains from transfer of such asset। अब ये क्या बोलता है, बोलता है कि अगर ये जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है ना बच्चे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, ये क्या होना चाहिए, इसका 105% जो फुल वैल्यू कंसिडरेशन है, इसका 105% जितना भी होगा, 105 होगा, उससे ज़्यादा होना चाहिए, तब जाकर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। समझ में आई बात। इसका 105% कितना होता है, 105 होता है, तो ये कितना है 104, ये तो 105 से 104 तो है, कम है, तो इसको और नहीं लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन बोला, यहाँ पे क्या लगा दिया, एक कंडीशन लगा दिया। ठीक है, हाउएवर इफ द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है डज नॉट एक्सीड 105% ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड, then such consideration shall be deemed to be full value consideration for the purpose of computing profits and gain from transfer of such asset। सब समझाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, सब समझाऊंगा, फिर भी इसको डिटेल में समझाऊंगा, क्या बात है, कैसे लेना है, सब समझाऊंगा। ठीक है, चलो उसके बाद ये सारा बात रहा। अब बच्चे, अब मैं समझाता हूँ, चलो और एक बात बोल देता हूँ, ये भी समझा दूंगा एक साथ। तो मैं अभी फिर समझाऊंगा। मान लीजिए कि जो एसेट हम बेचते हैं, सेल करते हैं, इसका एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना, डेट ऑफ एग्रीमेंट एक होता है, और बिल्डिंग को जिसको हम सेल करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, उसके नाम में भी करना है, तो एक होता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर ये अलग अलग डेट है, डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये दोनों अगर अलग अलग है तो क्या होगा फिर, ठीक है, तो क्या होगा। अब यहाँ पर प्रोविजन लिखेगा, मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से, पूरा लिखित में आपको समझाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। सुनो पहले, फॉर द डेट ऑफ एन एग्रीमेंट फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एसेट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक होता है डेट ऑफ एन एग्रीमेंट और एक होता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एसेट। क्या बोलता है, are not same, the stamp duty value may be taken as on the date of agreement। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है कहाँ पे लिया जाएगा, डेट ऑफ एग्रीमेंट में, डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू रहेगा उसी को लिया जाएगा फॉर द ट्रांसफर इंस्टेड ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का वैल्यू नहीं लिया जाएगा, डेट ऑफ एग्रीमेंट का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है लिया जाएगा। बट फिर और एक कंडीशन डालेगा, फॉर सच ट्रांसफर provided at least part of the consideration has been received by way of वही account paid check, account paid demand draft या use of electronic clearing system through the bank account or through such other prescribed electronic modes रिसीव होना चाहिए। चलिए आप आते हैं, समझते हैं बात को, बात क्या है, ठीक है। हाँ सर, समझेंगे बात को। कुछ फर्नीचर जो था लगा दिया, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग के लिए एप्लीकेबल है ये सेक्शन, और जितने भी सारा बात बोल रहा हूँ, ठीक है।
एक रहा बच्चे कंसीडरेशन, ठीक है। हाँ सर, बच्चे जब अपने ही बिल्डिंग को खुद ले रहा है कंसीडरेशन में गड़बड़ी हो सकती है, बात तो सही है सर। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है हम ये चीज़ को नहीं मानते, हम इसको नहीं मानेंगे, कंसीडरेशन को नहीं मानेंगे। तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर कंसीडरेशन को नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? तो एक स्टाम्प वैल्यू होता है, उस लैंड एंड बिल्डिंग का गवर्नमेंट का एक सेट ऑफ किया हुआ वैल्यू होता है जिसको हम बोलते हैं स्टाम्प वैल्यू, हम उसे मानेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो बात सर इतना में खत्म हो गया सर, ये माना नहीं जाएगा, ये माना जाएगा। बच्चे ऐसा नहीं है, कभी कभी ये माना जाएगा और कभी कभी ये माना जाएगा, ठीक है। मैं यही बताना चाहता हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी कभी बोलेगा हम ये नहीं मानेंगे, ये मानेंगे। एसएससी बोलेगा नहीं मैं ये मानूंगा, ये नहीं मानूंगा। तो दोनों में टकरार पैदा होता है, तो उसके लिए एक रूल बनाया गया। रूल क्या है सुन लीजिए। मान लीजिए बच्चे 100 रुपया 100 लाख क्या था, 100 लाख क्या था कंसीडरेशन, कंसीडरेशन कितना 100 लाख। स्टाम्प वैल्यू होता है बच्चे 104, स्टाम्प वैल्यू ड्यूटी कितना 104। बोलता है इनकम टैक्स एक्ट बोलता है हम स्टाम्प वैल्यू मानेंगे, ठीक, हम 104 मानेंगे। लेकिन कंडीशन फिर डाला, कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है कि अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है ना, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 105% ऑफ कंसीडरेशन, 105% ऑफ कंसीडरेशन से ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसीडरेशन माना जाएगा। बात को समझ में आई? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है तभी माना जाएगा जब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 105% ऑफ कंसीडरेशन, कंसीडरेशन कितना है? ये है 100 लाख एक्चुअल कंसीडरेशन। अगर उसका 105% जितना भी आएगा वो अगर ज्यादा होता है, किससे? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा होता है, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को ही कंसीडर माना जाएगा। सर समझ में नहीं आया? मान लीजिए 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन, एक्चुअल कंसीडरेशन कितना है? 100 है यहाँ पे, तो 105% कितना होगा बच्चे? 105 होगा। लेकिन स्टाम्प ड्यूटी कितना है? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है? 104 है। समझ में आई? तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। जो एक्चुअल कंसीडरेशन है, जो एक्चुअल कंसीडरेशन है वो कितना है बच्चे? वो 100 लाख है, तो 100 लाख माना जाएगा। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। और एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक्चुअल कंसीडरेशन जो है 100 लाख और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है मान लेते हैं 110 लाख। कितना? 110 लाख मान लेते हैं। तो अब बोलो बच्चे, एक्चुअल कंसीडरेशन का 105% कितना? 105, और उसके बाद में ये 105 हो गया आपका 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन कितना होता है? 105। लेकिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है कितना है? 110। तो कंसीडरेशन जो माना जाएगा, कंसीडरेशन फिर उस एसेट का, उसको बिल्डिंग का वैल्यू क्या माना जाएगा? कंसीडरेशन जो माना जाएगा, क्या माना जाएगा? 110 माना जाएगा, 110 माना जाएगा। बात समझ में आई? ठीक। तो मैंने बोला अगर एक्चुअल कंसीडरेशन है 100 लाख, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उसी प्रॉपर्टी का है मान लीजिए 110 लाख, 110 लाख, ठीक है। तो अब देखो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कब लिया जाएगा? मैंने बोला अगर 105% ऑफ इनटू कंसीडरेशन, कंसीडरेशन कितना है? एक्चुअल कंसीडरेशन 100 लाख, उसका 105% कितना होता है? 105 होगा। मैंने लिखा 105 यहाँ पे लिखा। और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू देखो कितना है? 110। अगर ये 105 से ज्यादा है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, 105 से 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन जो आएगा, उससे अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो वो ज्यादा है तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसीडरेशन माना जाएगा, बिल्डिंग का वैल्यू मान लिया जाएगा।
समझ में आई बात। लेकिन अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ही, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो है ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है अगर 104 होता तो फिर देखो 100, यहाँ जो 100 है उसका 105% कितना होता है, 105 होता है, और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना 104, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है 105 से कम है, तो एक्चुअल कंसिडरेशन कितना माना जाएगा, 100 माना जाएगा। एक्चुअल कंसिडरेशन 100 ही माना जाएगा। समझ में आई बात। तो 105 नहीं माना जाएगा, 105 मानोगे तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है, ऐसा थोड़ी होता है ना। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है, 105% जो कैलकुलेशन का पार्ट है। इफ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन दी 105% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन, देन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी कंसीडर द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। ये बात हो गया आपका जी। नहीं समझ में आया फिर से और एक बार देखिए वीडियो, ठीक है, समझ में आएगा। अभी स्टार्ट हुआ है, कहानी शुरू हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। मैं बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है। ये बात समझ में आ गया। हाँ सर, सुनो बच्चे, मैं और एक कहानी की तरफ लेकर जाता हूँ आपको। वो कहानी क्या है सुनिए। होता क्या है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो शाहरुख खान हो सकता है बच्चे, हम थोड़ी हैं, हम तो हम हैं, हम तो मिस्टर शान हैं। चलो ठीक है, सुनो। हो सकता है ये बिल्डिंग को खरीदने के लिए एक दिन एग्रीमेंट हो, मैं बिल्डिंग खरीदूंगा, उसका एग्रीमेंट हो, और हो सकता है इसका रजिस्ट्रेशन कोर्ट में रजिस्टर करना पड़ता है, उसका बिल्डिंग का लैंड एंड बिल्डिंग को, जो लैंड एंड बिल्डिंग अगर कोई खरीदेगा कोर्ट में क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, जो अपने नाम में करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन करवा के, तो वो होता है। रजिस्ट्रेशन अलग डेट पे हो सकता है, रजिस्ट्रेशन जो है फिर अलग डेट पे हो सकता है। तो अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ एग्रीमेंट और उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये दोनों अगर अलग है, ये दोनों अगर अलग है तो क्या होगा बच्चे, क्या होगा सर, क्या होगा। क्यों कि एग्रीमेंट का डेट है मान लीजिए 2019 में कोई डेट है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मान लीजिए 2020 में है, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है ना बच्चे ये चेंज होता रहता है। बात समझ में, ये तो चेंज होता रहता है, ये गवर्नमेंट का नोटिफाइड रेट होता है, ये चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर एक स्टाम्प ड्यूटी रहेगा और यहाँ पे एक स्टाम्प ड्यूटी रहेगा, तो हम फिर कौन सा स्टाम्प ड्यूटी को लें, कौन सा स्टाम्प ड्यूटी को लें, डेट ऑफ एग्रीमेंट का लेंगे या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का लेंगे। बच्चे मेरी बात सुनिए, अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन, डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन कुछ पैसा रिसीव कर लिया, कुछ मनी जो सेल कर रहा है, जो सेल कर रहा है वो अगर कुछ मनी रिसीव कर लिया, कब, डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन, अगर कुछ पैसा, पूरा पैसा जो बिल्डिंग या लैंड बेचा जाएगा उसका पूरा पैसा, या नहीं तो पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, कुछ भी होता है, बात समझ में आई ना, पूरा पैसा या नहीं तो कुछ पैसा अगर रिसीव कर लिया, ठीक है, कब, डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन, मनी रिसीव्ड ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। अच्छा, कैश में नहीं बच्चे, रिसीव फिर करना चाहिए, कैश में नहीं। कैसे कैसे हो सकता, जो 4 बात बोला था, 4 मैटर्स बोला था, क्या बोला था, हो सकता है अकाउंट पेई चेक, हो सकता है अकाउंट पेई डिमांड ड्राफ्ट, हो सकता है बैंकिंग सिस्टम, हो सकता है एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। ये 4 बात बोला गया था, आपको सिखाया गया है, जो 10,000 का बात पढ़ाया था मैंने, ठीक, 10,000 और 35,000 का जो लिमिट पढ़ाया था वहाँ पे बताया था, और कई जगह पे बताया हूँ। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन अगर पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन या फुल कंसिडरेशन रिसीव कर लिया जाता है, और वो भी कैश में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, या चेक या डिमांड ड्राफ्ट, अकाउंट पे वो भी डिमांड ड्राफ्ट में, तो रिसीव कर लेता है कुछ भी पैसा, पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन डेट ऑफ एग्रीमेंट में अगर रिसीव कर लिया, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है डेट ऑफ एग्रीमेंट का माना जाएगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का नहीं। अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन कोई भी पैसा रिसीव नहीं हुआ है, सर डेट ऑफ एग्रीमेंट के बाद अगर रिसीव हुआ तो बच्चे, डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन रिसीव हुआ क्या, तो नहीं, तो ये वाला काम नहीं देगा। सर अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट से पहले, जिस दिन एग्रीमेंट हो उससे पहले अगर रिसीव कर दिया तो चलेगा, अच्छी बात है, एग्रीमेंट से पहले कुछ पैसा रिसीव कर लिया,
कॉन्सेलर, तो अच्छी बात है। लेकिन डेट ऑफ एग्रीमेंट के बाद अगर किया तो डेट ऑफ एग्रीमेंट का जो डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो माना नहीं जाएगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के दिन जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दिया जाएगा वही माना जाएगा। समझ में आई बात? सर अगर यहाँ पे कैश में दिया तो कुछ पार्ट पैसा कैश में दे दिया तो क्या होगा? तो वो तो एलिजिबल नहीं होगा, मैं मना किया था कैश में देने से नहीं होगा, तो कैश में अगर दिया तो माना जाएगा रिसीव हुआ ही नहीं जैसा। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में जो डेट जो दिया रहेगा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू तो वही माना जाएगा। सर मैंने बोला जी, जो डेट ऑफ एग्रीमेंट है ना उस दिन कुछ कैश में दिया और कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर भी किया। बच्चे कुछ तो पार्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हुआ है ना, कुछ तो पार्ट हुआ है ना, कुछ तो। वो बोला नहीं कि फुल कंसिडरेशन मस्ट बी रिसीव्ड ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, ऐसा तो नहीं बोला। मैं पढ़ाऊंगा अभी, दिखाऊंगा वहां पे क्या लिखा गया है। मैं जो बात बोल रहा हूँ वही लिखा गया है, आप चिंता मत कीजिए। तो एग्रीमेंट के दिन कुछ भी अगर पार्ट कैश और पार्ट चेक में है तो भी चलेगा, कुछ तो पार्ट ऑफ दी कंसिडरेशन रिसीव होगा ना इलेक्ट्रॉनिक मोड में या चेक में या डिमांड ड्राफ्ट में, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट में, तो तब भी डेट ऑफ एग्रीमेंट माना जाएगा। डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू रहेगा वो मान लिया जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है? हाँ सर ठीक है। चलिए अब आते हैं कहाँ पर, चलो अगर आपने सेक्शन 43 CA समझ गए तो हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है? अब किताब में ही दिया हुआ एग्जाम्पल्स मैं ले लेता हूँ। देखो अब बच्चे मैं यहाँ से ले लेता हूँ, बात क्या है देख लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले 1 नंबर में क्या देता है एग्जाम्पल्स। अब देखो ये होता है केस, डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। ये होता है डेट ऑफ ट्रांसफर। फिर एक्चुअल कंसिडरेशन, फिर स्टाम्प वैल्यू दे दिया ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट या डेट ऑफ ट्रांसफर, जो भी है। डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन स्टाम्प ड्यूटी क्या है। फिर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये होगा डेट ऑफ एग्रीमेंट, ये होगा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक, उसके बाद फुल वैल्यू कितना माना जाएगा, ये होता है आंसर। फुल वैल्यू कितना माना जाएगा। देखिए आपको जितना समझाया गया सब बात याद रहना चाहिए। बच्चे डेट ऑफ ट्रांसफर कब है, बिल्डिंग जो है लैंड और बिल्डिंग कब ट्रांसफर किया गया है 1 मई 2019 को। रुपीज इन लाख्स, यहाँ पर जितना सारा रुपीज दिया गया है वो लाख्स में है, 100 लाख। एक्चुअल कंसिडरेशन कितना बच्चा, 100 लाख। एग्रीमेंट के दिन कितना वैल्यू था, डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन स्टाम्प ड्यूटी कितना 120। अच्छा, उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के दिन कितना बच्चे 220। अब यहाँ पर देखना है क्या डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले। अच्छा, डेट ऑफ एग्रीमेंट क्या ट्रांसफर जब हुआ 1/5/2019। अच्छा, डेट ऑफ एग्रीमेंट क्या है 1/9/2018। देख लो यहाँ पर दिया है डेट ऑफ एग्रीमेंट 120, जो स्टाम्प ड्यूटी है 120 लाख, वो डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन। डेट ऑफ एग्रीमेंट कब हुआ, एग्रीमेंट कब हुआ है 1/9/2018 को एग्रीमेंट हुआ है। क्या 1/9/2018 या उससे पहले कुछ पैसा रिसीव हुआ है। देखो यहाँ लिखता है ₹10 लाख रिसीव्ड, ₹10 लाख रिसीव्ड। यहाँ पर दिखा देता हूँ, दिखा, हाँ सर दिखा, ₹10 लाख रिसीव्ड बाय अकाउंट पेड चेक ऑन 1/9/2018। मतलब डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन जो रिसीव हुआ है ना बच्चे, वो कितना बच्चे 10 लाख। समझ में? मैंने बोला था अकाउंट पेड चेक हो, ड्राफ्ट हो या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम हो या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड हो, ट्रांसफर होना चाहिए। अकाउंट पेड चेक से हुआ है, चलो बढ़िया बात है, जिंदाबाद। और 10 लाख ट्रांसफर, 10 लाख जो है रिसीव हो गया है कब, डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन पहले देख लो स्टाम्प ड्यूटी कितना है। डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है देख लेते हैं। तो डेट ऑफ जो एग्रीमेंट है उस दिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है बच्चे 120 लाख है। अच्छा, एक्चुअल कंसिडरेशन तो ये लिए, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का नहीं लिया जाएगा, तो क्या लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। फिर आप कंपेयर करना है एक्चुअल कंसिडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो वो दोनों के बीच में कंपेयर करना है। अब हमें ये देखना है जो एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव हुआ है, बताना चाहूँगा जो एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव हुआ है वो कितना बच्चे 100, उसका 105%। एक्चुअल कंसिडरेशन का 105% कितना होता है 105।
और स्टाफ ड्यूटी वैल्यू जो है कितना है बच्चे 120, यहाँ पे दिया 120। तो अब देखो क्या स्टाफ ड्यूटी वैल्यू जो है 105% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से ज़्यादा है? हाँ ज़्यादा है। तो क्या माना जाएगा? स्टाफ ड्यूटी वैल्यू जो है 120 लाख वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। समझ में आई बात? देख लो यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा बच्चे? आंसर 120 लाख। ठीक, समझ में आई? नहीं समझ में आई फिर अब चलो नेक्स्ट स्टेज को चलो, फिर समझ में आएगा। अब यहाँ पर आते हैं बच्चे, ये रहा डेट ऑफ ट्रांसफर, फिर ये था ये रहा एक्चुअल कंसिडरेशन, ये रहा स्टाफ ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, ये रहा स्टाफ ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बच्चे एग्रीमेंट कब हुआ है? एग्रीमेंट जो हुआ है उस दिन का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना 104 है, लेकिन उससे पहले क्या एडवांस रिसीव हुआ है? देखो ₹10 लाख रिसीव्ड बाय कैश। ओ माय गॉड, ये कैश, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो क्या माना जाएगा? ये नहीं माना जाएगा। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के दिन जो स्टाम्प ड्यूटी है वो फिर माना जाएगा। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के दिन जो स्टाम्प ड्यूटी है वो और एक्चुअल केस, उस एक्चुअल में जो कैश रिसीव हुआ उसके बीच में कंपेयर होगा। एक्चुअल में कितना कैश रिसीव हुआ है बच्चे? 100 लाख। तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना बच्चे? 220। अच्छा फिर से बता देता हूँ, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। क्यों ना? हमने क्या देखा, पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन या फुल कंसिडरेशन जो है डेट ऑफ एग्रीमेंट या उससे पहले रिसीव हो जाना चाहिए। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट क्या है? 1/9/2018। यहाँ पर जो एडवांस रिसीव हुआ है 1/9/2018 के दिन वो कितना बच्चे? 10 लाख है। लेकिन दिक्कत क्या है? कैश में हुआ। तो क्या माना जाएगा? रिसीव हुआ ही नहीं जैसा माना जाएगा। तो क्या लिया जाएगा फिर? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू फिर इसके साथ कंपेयर होगा। तो पहले देख लेते हैं हम लोग 100 का 105% कितना होता है? 105, 105 और 210। क्या 210 बड़ा है 105 से? हाँ 210 जो ज़्यादा है, तो 210 लिया जाएगा। आंसर हो गया आपका 210 फुल वैल्यू कंसिडरेशन। ठीक, अब फिर आते हैं थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज पे आ गए। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस ये है 100 रुपया होता है एक्चुअल कंसिडरेशन और 104 होता है डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन का वैल्यू और 210 होता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का वैल्यू। हमें देखना है क्या एडवांस डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन कुछ पैसा रिसीव हुआ है? डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन कुछ पैसा रिसीव हुआ है, देख लेते हैं। ₹10 लाख रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, चेक से रिसीव हुआ है ऑन 1/9/2018। 1/9/2018 मतलब डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन रिसीव हो गया है कितना? 10 लाख। चलो जिंदाबाद। तो इसका मतलब क्या लिया जाएगा? डेट ऑफ एग्रीमेंट का वैल्यू लिया जाएगा और ये नहीं लिया जाएगा। अब कंपेयर करना है डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ एग्रीमेंट का वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन। अब देखो फिर, अब देखो 100 का जो 100 है एक्चुअल कंसिडरेशन उसका 105%, उसका 105% कितना होता है बच्चे? 105। और स्टाम्प ड्यूटी कितना होता है? 104। क्या स्टाम्प ड्यूटी जो है, क्या स्टाम्प ड्यूटी जो है 105 से ज़्यादा है? नहीं। 105 से ज़्यादा है? नहीं। तो नहीं, तो फिर क्या माना जाएगा? ये और एक्चुअल कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 100 माना जाएगा। कुछ बच्चे गलती करते हैं 105 ले जाते हैं। अरे 105 ले जाएंगे तो फायदा क्या होगा? 104 ही ले लो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। नहीं, एक से मैं बोला फिर से 105 जो है ये कैलकुलेशन पार्ट है, देखा जाएगा, सिर्फ टेस्ट किया जाएगा क्या स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन द 105% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन। If yes, then stamp duty value should be considered full value of consideration. If no, then actual consideration should be considered full value of consideration. So in this case, ₹100 shall be considered full value of consideration. समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आई। तो इस तरह से बाकी भी देखेंगे। ठीक है? हाँ सर ठीक है। चलो अब हम जो सेक्शन सब पढ़ने वाले हैं ये गया आपका 43 सी। अब आते हैं 44 में। अब हम लोग पढ़ेंगे 44 डबल ए, 44 ए पढ़ेंगे, फिर 44 ए बी भी पढ़ेंगे, फिर 44 ए डी पढ़ेंगे, फिर 44 ए ई कुछ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हाँ 44 ए डी ए भी पढ़ेंगे। ठीक है? और फिर उसके बाद हम लोग 44 ए ई की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद समाप्त कर लेंगे। ठीक है? हम लास्ट में 44 ए ही पढ़कर अपना कहानी को समाप्त करेंगे। ठीक है?
हाँ, तो इतने ही सेक्शन पढ़ना है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।